नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेश के बाद अंतिम चरण की 9 सीटों के लिए बीती रात 10 बजे थमा प्रचार। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों की 710 कंपनियां होंगी तैनात। डायमंड हार्बर में चुनाव ड्यूटी से हटाए गए 2 अधिकारी। पश्चिम बंगाल को छोड़ 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 6 राज्य की 50 सीटों के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतिम चरण की 59 सीटों पर 19 मई को मतदान। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हिमाचल प्रदेश के सोलन में रैली। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कुशीनगर में करेंगी प्रचार। बीएसपी प्रमुख मायावती की मिर्जापुर में जनसभा। जेडीयू और आरजेडी के दिग्गजों की भी रैलियां। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को 18 घंटे के भीतर 2 मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 3 जैश आतंकियों को ढेर करने के बाद शोपिया में भी मार गिराए 3 आतंकी। 2 जवान शहीद, 1 नागरिक की भी मौत। सेना ने कहा कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए अभियान रहेगा जारी। और योग्यता के आधार पर अमेरिका जाना होगा आसान। राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरिट आधारित इमिग्रेशन सिस्टम का किया ऐलान। ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय पेशेवरों को मिलेगा फायदा। आवेदकों को अंग्रेजी भाषा और अमेरिकी इतिहास की जानकारी जरूरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद से जल्द मंजूरी मिलने की जताई उम्मीद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनाव आयोग के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में 19 मई को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार बीती रात 10 बजे थम गया। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। आयोग ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल करते हुए ऐलान किया था कि राज्य में तय अवधि से 1 दिन पहले ही चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाएगा। पहले ये आज शाम खत्म होना था, लेकिन आयोग के निर्देश के मुताबिक गुरुवार रात 10 बजे के बाद से किसी भी ढंग से कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। अब पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राज्य के मथुरापुर और दमदम में 2 रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई सभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में कल भी चुनाव आयोग ने कई कड़े फैसले लिए। चुनाव आयोग ने राज्य में 7वें चरण के चुनाव से पहले डायमंड हार्बर से 2 अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया। आयोग ने एसडीपीओ डायमंड हार्बर मिथुन कुमार डे और ऑफिस इंचार्ज एम्सहर्स्ट स्ट्रीट कौशिक दास को तत्काल प्रभाव से चुनाव ड्यूटी से हटा दिया। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली डायमंड हार्बर सीट से सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव मैदान में हैं। 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए आयोग ने सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 9 लोकसभा सीटों के लगभग सभी मतदान केंद्रों पर आयोग केंद्रीय बलों की कुल 710 कंपनियां तैनात करेगी। पश्चिम बंगाल की 9 संसदीय सीटों पर रविवार को चुनाव होंगे, जहां पर 111 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के हाथों में होगा। अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में जयनगर, दमदम, बारासात, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, मथुरापुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और जाधवपुर सीट पर वोटिंग होगी। और इस बीच पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी नेताओं के काफिले पर हमले की खबर है। दमदम में नागर बाजार निर्वाचन क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने दमदम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी समीक भट्टाचार्य और पार्टी नेता मुकुल रॉय के वाहनों पर हमला कर दिया।
गनीमत यह रही कि जिस समय यह हमला किया गया उस वक्त वाहन में कोई नेता मौजूद नहीं था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल रात ही 10 बजे थम चुका है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था क्योंकि पिछले सभी चरणों में हिंसात्मक घटनाएं हुई और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई उसके बाद चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये कड़ा फैसला लेना पड़ा और कल रात ही 10 बजे चुनाव प्रचार थम चुका है। अब नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोलकाता का रुख करेंगे, हमारी संवाददाता अनु दीवान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, चूंकि चुनाव प्रचार कल रात ही 10 बजे थम चुका है, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग का ही सहारा बचा है नेताओं के लिए, लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये भी है कि डायमंड हार्बर से भी चुनाव ड्यूटी से 2 अधिकारियों को हटाया गया है और इसके बाद फिर बीजेपी के काफिले पर हमला हुआ है। बिल्कुल अमृता, जिस तरह से कल रात 10 बजे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सभी 9 सीटों के लिए प्रचार थम चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी खबरें आई हैं जिससे स्थिति जो है अभी भी फिलहाल तनावपूर्वक है। अगर हम बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली थी मथुरापुर और दमदम में, लेकिन दमदम में रात को पता चला कि देर रात जो है 2 पार्टी नेताओं, बीजेपी के 2 पार्टी नेताओं, एक उम्मीदवार और साथ में उनके साथ मुकुल रॉय के काफिले के ऊपर कई लोगों ने हमला किया है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन ये था कि उस समय उन वाहनों में, उन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए ज्यादा कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन ये स्थिति बेहद तनावपूर्वक है। और वहीं डायमंड हार्बर की बात करें तो डायमंड हार्बर पहले से ही बहुत सेंसिटिव इलाका है। इसके कई पोलिंग बूथ है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसके पोलिंग बूथ जो है वो जो क्रिटिकल माने गए हैं, इसलिए वहां पे देखा उसकी सुरक्षा को देखते हुए कई ऐसे 2 अधिकारियों का वहां से हटाया गया है। लेकिन अभी फिलहाल पूरी की पूरी जिम्मेदारी बन चुकी है चुनाव आयोग की कि बाकी की जो 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पश्चिम बंगाल में, उनकी सुरक्षा किस तरह से देखी जाए, क्योंकि पहले 6 चरणों में हम देखते आए हैं कि किस तरह से हिंसा के मामले बढ़ते गए हैं। कई मामले ऐसे भी हुए हैं कि जिसने लोगों के मन में भय और रोष पैदा कर दिया है। लेकिन अब ये 7वां चरण है, रविवार को इसके लिए मतदान होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है। करीब 711 कंपनियां यहाँ पे तैनात की जाएंगी। अब अमृता, एक बात ये भी है, ममता बनर्जी हमेशा से इस बात का आरोप लगाती आई हैं कि बीजेपी जो है केंद्रीय बलों के तहत बंगाल के ऊपर कब्जा करना चाहती है, उनको राज्य पुलिस को काम नहीं करने दे रही है, उनके काम में इंटरफेयर कर रही है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग पूरी तरह से ये कोशिश करता है कि किसी तरह की कोई भी परेशानी, दिक्कत, एक फ्री एंड फेयर चुनाव हो, इसके लिए वो अपनी सीआरपीएफ और इन सब की तैनाती करता है। बंगाल पहले से ही बहुत सेंसिटाइज है, क्योंकि सभी 6 चरणों में अब तक हमने देखा है स्वतंत्र चुनाव संपन्न करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी के तहत ही चुनाव आयोग ये कदम उठा रहा है। शुक्रिया अनु इस पूरी बातचीत के लिए आपका। पश्चिम बंगाल को छोड़ 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 6 राज्य की 50 सीटों के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार खत्म होने की समय सीमा के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 19 मई को 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, जबकि हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में जो सियासी दिग्गज और चर्चित चेहरे चुनाव मैदान में हैं, उनमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, हरदीप सिंह पुरी, रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह, अश्विनी चौबे, मनोज सिन्हा, हरसिमरत कौर बादल और अनुप्रिया पटेल की किस्मत का भी फैसला होगा। साथ ही मीरा कुमार, शिबू सोरेन, सुखबीर सिंह बादल, महेंद्र नाथ पांडे, चंद्र कुमार बोस, सुदीप बंदोपाध्याय, मीसा भारती, सनी देओल, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी 19 मई को अंतिम चरण में होगा। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक दलों के नेता 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज खरगोन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा सीटें शामिल हैं। सभी दलों के दिग्गज भी प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के सोलन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला में 19 मई को मतदान होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कुशीनगर में चुनाव प्रचार करेंगी। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जनसभा करेंगी, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी के दिग्गज भी कई रैलियां करेंगे। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जुड़े हैं, कृति मिश्रा। कृति, उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, पूर्वांचल का ये पूरा इलाका, पिछली बार बीजेपी ने सारी ही सीटें जीती थी। इस बार कितना कड़ा मुकाबला है और आज कई दिग्गजों की रैलियां भी हैं अलग अलग क्षेत्रों में। किस तरह का, अब चूंकि आज आखिरी दिन है, किस तरह का माहौल? जी अमृता, ये जो बेहद अहम चरण है बीजेपी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि इन पूर्वांचल की 13 सीटों को बीजेपी ने जीता था 2014 में और इस बार कई बड़े नाम हैं बीजेपी में जिनकी किस्मत का फैसला होगा। प्रधानमंत्री वाराणसी से दूसरा चुनाव, दूसरी बार अपना सेकंड टर्म सीख कर रहे हैं, तो वहीं चंदौली से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र नाथ पांडे हैं, वहीं 2 यूनियन मिनिस्टर्स भी हैं, गाजीपुर से भी हैं और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल भी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। तो बेहद अहम चरण माना जा रहा है अमृता ये बीजेपी के लिए। जगह जगह यहाँ पर चाय पे चर्चा ऑर्गेनाइज हो रही है। अगर वाराणसी की बात करूं तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जेपी नड्डा लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री की जो विक्ट्री मार्जिन है वो काफी बढ़ जाए। वही अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जैसा कि आपने बताया कि कुशीनगर और साथ ही साथ मिर्जापुर में रोड शो है, और अगर हम सपा बसपा की बात करें तो आज उनकी भी संयुक्त रैली है मिर्जापुर और कई जगह पे। तो आखिरी कोशिश है सभी दलों की तरफ से वोटरों को लुभाने के लिए, ताकि 19 मई में जो मतदान हो वो उनके पक्ष पे हो। अमृता, बिल्कुल, तो 19 मई के लिए सभी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। कृति, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रवि सिंह श्योराण का, जो कि आनंद साहिब से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, क्या माहौल है सियासी, चूंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसे लेकर किस तरह की जोर आजमाइश? देखिए, नई लोकसभा को चुनने के लिए केवल चंद घंटों का कैंपेन बचा है और उसके बाद भारतीय संसद के 17वीं संसद जो बनेगी उसके लिए चुनाव प्रचार का काम आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा और कुछ सीटें जो है वो मतदान के लिए जाएंगी, जिसके बाद नतीजों का सबको इंतजार रहेगा। ये जो इलाका है जहां पर पंजाब का, जहां से 3 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 4 सीट हिमाचल प्रदेश की और 1 चंडीगढ़ की, 8 सीट पर यहाँ पर बीजेपी है। बाकी जो सहयोगी दल बीजेपी के हैं, पंजाब में 10 सीट पर शिरोमणि अकाली दल यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार इनमें से 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सरकार बनाने में यहाँ से काफी अहम योगदान मिला था। इस बार भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि इनमें से ज्यादातर सीटें जो है वो जीत कर एक बार फिर से अपने टैली में इम्प्रूवमेंट यहाँ से कर पाए। ये जो इलाका है जहाँ पर बीजेपी से ज्यादा ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हार रही थी, तब यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस को एक संजीवनी मिली थी और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो हर इलाके में जाकर अपनी सरकार के बारे में जो राज्य में चल रही है और जो केंद्र में अगर इनकी सरकार बनेगी वो प्रचार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालने का इनको क्या फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी अलग अलग जगह पर रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में रैलियां करके अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग चुके हैं। तो काफी रोचक मुकाबला है, लेकिन बहुत अहम ये चरण है जिसमें कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पंजाब का जो क्षेत्र है, देखिए, इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादल एक फाइट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद का मुद्दा है उसको किसी तरीके से यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन बीजेपी लगातार मुद्दे उठा रही है। शिरोमणि अकाली दल जो यहाँ पर
किसानों की हत्याएं, आत्महत्याएं हैं, किसानों की जो स्थिति है, उसके अलावा जो ड्रग्स का मसला है, उनको लगातार उठाकर कांग्रेस पार्टी की ने पिछले जो 2 साल में सरकार में रही है, उसकी असफलताओं को वो लोग एक मुद्दा बना रहे हैं, ताकि जनता एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के पक्ष में यहां से वोट डाले। बिल्कुल रवीन, तो पंजाब की सभी 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होना है और पिछली बार 4 सीटें जीतने वाली आपके लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इस बार वो कितनी सीटें निकाल पाती है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और अखिलेश सुमन पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, अगर बिहार के सियासी माहौल की आपसे बात करना चाहें तो 8 सीटों पर चुनाव है अंतिम चरण में, आज आखिरी चरण है प्रचार का, वहां पर किस तरह का माहौल? और शुक्रिया बोल दिया उसने तो। पटना में उन्होंने बहुत भव्य रोड शो किया, उसके पहले उन्होंने विक्रम में उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया। तो इस आखिरी चरण में कांग्रेस और महागठबंधन की पूरी कोशिश ये है कि बीजेपी और एनडीए ने जो एक नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव का कैसे मुकाबला किया जाए। और देखिए, ये जो चरण है, ये चरण एनडीए के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि 5 केंद्रीय मंत्री इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। 4 केंद्रीय मंत्री जो अभी हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और 5वें उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव के ठीक पहले एनडीए से इस्तीफा देकर महागठबंधन में शामिल हो गए। तो आप देखिए, रविशंकर प्रसाद, आरके सिंह, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे, चारों सिटिंग एमपी और चारों केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य। उसके अलावा सासाराम में मीरा कुमार है। मीरा कुमार पहले लोकसभा की अध्यक्ष थी, पिछले चुनाव में हार गई थी, इस बार फिर वो कोशिश कर रही हैं। उसके अलावा नालंदा सीट है जो नीतीश कुमार का अपना गृह सीट भी से कह सकते हैं। नालंदा में मुकाबला होना है। जहानाबाद में बीजेपी और गठबंधन दोनों के लिए काफी प्रतिष्ठा की स्थिति है। वहां के जो सांसद हैं अरुण कुमार नाराज चल रहे हैं, न बीजेपी में है न महागठबंधन में है, स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। तो बहुत ही रोचक मुकाबला इस चरण में है और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसलिए भी अहम है क्योंकि पटना केंद्र में ये सारी सीटें हैं और ये सारी सीटें राजनीतिक तौर पे बहुत ही हलचल से भरी रही है। राजनीतिक सक्रियता यहाँ तरह तरह की रही है। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो, सब पटना की धरती पे पल बढ़कर आगे बढ़े, केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो इस हिसाब से सारे राजनीतिक दल और जनता के बीच में भी अब एक गहन डिस्कशन का दौर है। अंतिम चरण में कास्ट कंसोलिडेशन किस तरीके से होता है। आप जानते हैं 3-4 प्रमुख जातियां हैं जो चुनावों को बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित डालती है। और ऐसे में अंतिम क्षण में कोशिश ये हो रही है कि उन जातियों के कंसोलिडेशन को तोड़ा जाए। एनडीए की भी कोशिश है कि एनडीए जो महागठबंधन की जो परंपरागत वोट बैंक है उसमें सेंध लगा के उसे विभाजित किया जाए। महागठबंधन की भी कोशिश ये है कि जो एनडीए के तो सभी की तरफ से अपनी पूरी जोर आजमाइश है। जी बिल्कुल अखिलेश, इसमें स्टार प्रचारकों का बिल्कुल बिहार के लिए। और चलिए अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पे इंदौर से हमारे संवाददाता नवविक्रम जुड़े हैं। नवविक्रम, मध्य प्रदेश की 8 सीटों के लिए वोटिंग है 19 मई को और इन सीटों पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार सिचुएशन काफी बदल गई है। अब कांग्रेस की वहां पे सरकार है। मुख्य मुकाबला तो वहां पे कांग्रेस और बीजेपी का ही अब तक दिख रहा है। क्या है सियासी माहौल? आज प्रचार का आखिरी दिन है। बिल्कुल अमृता, जिस तरीके से आज के प्रचार का शोर खत्म होने के बाद एक तरह से जो उम्मीदवार हैं, राजनेता हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी, साथ ही आम जनता को भी जो प्रचार के दौरान रोड शो होते हैं या फिर ट्रैफिक वाली स्थिति होती है उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन आज के दिन पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं सियासी दल। जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस की जो कांग्रेस का काडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कांग्रेस आला कमान ने निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें, क्योंकि मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में चुनाव है तो ये पूरा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जीत का अंतर बहुत ज़्यादा रहा था 2014 में। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि यहाँ पर जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जाए। साथ ही यहाँ पर जो ज़्यादातर कई सीटों पर आदिवासी बहुल्य सीटें हैं, तो ऐसी आदिवासी बहुल्य सीटों पर दोनों पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि अपने मुद्दे पहुंचाए जा सकें, अपनी बात रखी जा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात ये देखने को मिलती है कि अगर हम चाहे शहर के इलाके में हों, इंदौर जैसा
महानगर हो या फिर हम इसके अलावा धार के किसी आदिवासी इलाके में पहुंचते हैं तो वहां पर भी राष्ट्रीय मुद्दे इस बार हावी हैं। तो बिल्कुल, तो चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है, सभी अपनी अपनी पूरी ताकत में जोर शोर से जुटे हुए हैं। आप सभी का अलग अलग प्रदेशों से ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन की उम्मीदों के बारे में अखिलेश यादव ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। Former Chief Minister of Uttar Pradesh and SP Supremo, Mr. Akhilesh Yadav, welcome to Rajya Sabha Television. 6 phases are over. What are the prospects of your party? देखिए, गठबंधन जीत रहा है और जनता का और किसान गरीब का समर्थन है। सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। 7वें चरण में क्या उम्मीद है? 7वें चरण में बहुत अच्छा गठबंधन है, क्योंकि जनता के अंदर आज जनता जानना चाहती है कि उनकी उपलब्धियां क्या है। क्या वही सिलेंडर जो नहीं भरे गए, जो शौचालय जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास जिसमें पैसा ले लिया गया, क्या वही उपलब्धियां हैं? लेकिन देश के सामने और बड़े सवाल हैं। जो संविधान ने अधिकार दिए थे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, बताओ वो उन अधिकारों को छीनने की साजिश हो रही है। बीजेपी कहती है कि ये महामिलावट है। ये महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन के लिए सामाजिक न्याय का गठबंधन है। और कहती है आपके पास तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। 7 दिन 7 अलग प्रधानमंत्री। बीजेपी के पास नया प्रधानमंत्री कोई नहीं है, और जो प्रधानमंत्री है वो नोटबंदी और जीएसटी के जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे पास चॉइस तो है, और 23 के बाद कोई न कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और बुलेटिन में आइए अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना ने गुरुवार को 2 जिलों में 6 दहशतगर्दों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 3 जैश आतंकियों को ढेर करने के बाद शोपिया में 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी जैश आतंकी खालिद शामिल है। शोपिया में कल शाम सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग टीम पर हुए हमले के बाद जवानों ने हमले की वारदात में शामिल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इससे पहले पुलवामा जिले में गुरुवार सुबह एक एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 2 जवान भी शहीद हो गए और एक नागरिक की भी मौत हो गई। सेना ने यह कहा है कि कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी रहेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के 70 साल पूरे होने पर एक समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि परमाणु ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीक सुरक्षित और विश्वसनीय हो। उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए परमाणु खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भरता जरूरी है। ऐसे में नई उन्नत और खोजी तकनीक इसमें मददगार हो सकती है। India's abiding interest in nuclear energy grew out of a deep conviction that the power of atom can be harnessed to help the country to achieve human and societal development. The movement atom means, we all remember atom bomb, something like that, Paramanu. But it's very useful. It can be harnessed to help the country to achieve human and societal development. Following this vision and foresight of Dr. Homi J. Bhabha, Department of Atomic Energy has reached great heights. The role of nuclear energy in future would be quite significant, and we need to develop new and more efficient technologies to utilize our resources to the maximum. उपराष्ट्रपति ने परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। संस्थान में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने यहां पर लगी प्रदर्शनी का भी मुआयना किया। Atomic Minerals Directorate for Exploration Research is a main unit of Department of Atomic Energy, and they are basically involved for exploration of uranium, rare earth and other strategic minerals. Atomic Minerals Directorate is commemorating 70th years of exploration and research, and we have proved nearly 2 lakh tons, more than 3 lakh tons of uranium oxide resources of the country, and to commemorate our 70th years of exploration and research. योग्यता के आधार पर अब अमेरिका जाना आसान होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरिट आधारित इमिग्रेशन सिस्टम का ऐलान कर दिया है। इससे ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा मिलेगा। आवेदकों को अंग्रेजी भाषा और अमेरिकी इतिहास की जानकारी जरूरी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे संसद से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है। नए नियम के तहत मेरिट के आधार पर विदेशियों को अमेरिका में आने की इजाजत दी जाएगी। अब तक 12% लोगों को ही इस स्किल की वजह से ग्रीन कार्ड दिया जाता था, लेकिन नए नियम के बाद इसे बढ़ाकर 57% करने का प्रस्ताव है। My plan expedites relief for legitimate asylum seekers by screening out the meritless claims. If you have a proper claim, you will quickly be admitted. If you don't, you will promptly be returned home. और दिल्ली के प्रगति मैदान में कल ताइवान एक्सपो के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। ताइवान एक्सपो 2019 में 130 एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो 230 बूथों के जरिए अपने अत्याधुनिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। ताइवान एक्सपो में इस बार ताइवानी कृषि, ताइवानी ग्रीन टेक और शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ताइवान एक्सपो में ताइवान भारत मेडिकल सहयोग फोरम और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ पोल्यूशन कंट्रोल फोरम जैसे कई उद्योग फोरम को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस फोरम में लोगों को ताइवान के चालू औद्योगिक विकास और उन क्षेत्रों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ताइवान एक्सपो में भारतीय दर्शकों को ताइवान के बारे में गहरी समझ विकसित करने के लिए सेमिनार का भी आयोजन हो रहा है। एक्सपो में 10 थीम पवेलियन बनाए गए हैं। हाल के दिनों में ताइवान और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है और भारत ताइवान का 16वां सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बन गया है। और इसी के साथ सुबह 9 बजे में इतना ही। आगे देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।